Okay, very good morning, students. As I have said, last video was about the entire theme of accounting. Okay, I mean to say, what are the theories required for second year? We have studied about that. We have discussed about that. I hope you have watched the videos. Some students have given me the feedback and response that we have this doubt and these all things. So now today, I thought the next topic which I told to discuss in the next class, that was concepts and conventions accounting. Let us make a revision, small revision, what we have discussed in the last class. Okay, so last class we have discussed about bookkeeping, double entry system, functions of accounting, basis of accounting, and concepts and conventions were written, but I haven't explained it. So आज क्या करेंगे हम concepts and conventions के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसे कि होता है कि हर चीज के लिए हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. क्या करने पड़ते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन. चाहे वो गेम में हो, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो एग्जाम में हो, चाहे किसी भी चीज में, वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क. किसी भी कार्य को संपूर्ण करने के लिए हमें किसी न किसी तरह के नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है. अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, इफ वी डू नॉट फॉलो द रूल्स, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? तो उसकी क्या वजह होगी कि क्या होगा? ये होगा कि आपका कार्य सफल नहीं हो सकता. यू कैन नॉट अकॉम्प्लिश योर टास्क इन ए परफेक्शन. रिमेंबर वन थिंग, आई हैव ऑलरेडी सेड टू माय स्टूडेंट्स, देयर इज ए स्मॉल गैप. There is a small gap between good and perfection or good and best. The thing is, we have to bridge those gaps. हमें क्या करना है? इस गैप को फिलअप करना है. जितना जल्दी, जितनी अच्छी तरह से, जितना अच्छे वे से हम इस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही परफेक्शन की ओर बढ़ते जाएंगे. लाइफ भी एक ऐसा ही ब्रिज है, जैसे कि हम जानते हैं. ठीक है, तो क्या होता है? तो कॉन्सेप्ट का मतलब वही है कि कुछ रूल्स, रेगुलेशंस. अब देखो, आप मैथ्स जब सॉल्व करते हो तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं. आप जब क्रिकेट खेलते हो उसके लिए भी कुछ रूल होते हैं. फुटबॉल खेलते हो उसके लिए भी कुछ रूल होते हैं. जब एग्जाम अपेयर करते हो उसके भी कुछ रूल होते हैं. तो कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी करो, कोई भी टास्क करने जा रहे हो तो उसे बोलते हैं टू परफॉर्म विथ फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस. देखो, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो नहीं करेंगे तो कोई टास्क अच्छे से कंप्लीट हो ही नहीं सकता. पाबंदियां इसीलिए बनाई जाती है कि एक टास्क को हम अच्छे से कर सके. दोस्तों, अगर एक बात बताओ, अगर किसी चीज पे, ठीक है, जो आप काम कर रहे हो उस पर कोई पाबंदी ना हो, उसमें कोई नियम ना हो, उसमें कोई कानून ना हो, तो क्या सोसाइटी बढ़ सकता है अच्छे से? इसीलिए नियमों का निर्माण हुआ है. क्या होता है कि अगर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे, नियम और कानून नहीं होंगे किसी भी कार्य को संपूर्ण करने के लिए, तो कभी भी वो कार्य सही नहीं हो सकता. वो कार्य दूसरी चीज प्रूव होगा. ठीक है, तो इसीलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. तो जैसे कि हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग का काम क्या होता है कि बिजनेस में बुक कीपिंग करना. बुक कीपिंग का मतलब क्या है कि आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो. अगेन क्वेश्चन क्या आता है? ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें? तो ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड दैट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस व्हाट? सिस्टमेटिकली एंड डेट वाइज. मींस कि ट्रांजैक्शन को हमें डेट वाइज एंड सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है. दैट इज व्हाट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस. तो इतने से हम ये तो जान चुके हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्टिविटीज एंड टास्क अर्लियर. ओके, सो टू परफॉर्म ए टास्क और टू अकम्प्लिश ए टास्क वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, तो उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को अकाउंटिंग में कंसेप्ट का नाम दिया है. आप उसको कंसेप्ट बोल सकते हैं, कन्वेंशंस बोल सकते हैं, प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स इन अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, आपको अपने मोहल्ले में देखते हो कि बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं. क्या वो रिकॉर्ड मेकिंग करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं? क्या वो टैक्स पे करते हैं? नहीं करते हैं. पर हमें ये सब चीजें नहीं सीखना है. हमें सीखना है जो कानून के तहत होता है, जो नियम के तहत होता है. वी हैव टू फॉलो और अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट हु हैज गिवन अस द परमिशन टू डू बिजनेस इन सोसाइटी. तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी और देश की तरफ कि हम कैसे अपने कार्यों को संपूर्ण करें और किस तरह का व्यापार करें और किस तरीके से करें. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि आप अपने मोहल्ले में बिजनेस वालों को देखते हैं, व्यापारियों को देखते हैं, तो देखो
क्या होता है, अगर कभी वो आपका पहचान वाला होता है तो आप उसे उधारी पे कुछ ले आते हो। फॉर एग्जाम्पल आप गए, उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो आप गए और बोले कि मुझे एक नोटबुक चाहिए और साथ में कुछ पेन भी, तो टोटल आपका खर्चा होता है 30 रुपए। तो आप बोलते कि अंकल आप तो मुझे पहचान दे, मैं तो इसी गली में रहता हूँ, 2-3 दिन बाद पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, या फिर मेरे पापा से पैसे मांग लेना। ऐसा होता है, अक्सर होता है, ये तो हमारा डेली रूटीन में होता ही रहेगा, क्योंकि एक मोहल्ले में रहते तो कोऑपरेशन तो बनता ही है दोस्तों, ठीक है। तो क्या होता है, आप जाके वो 30 रुपए का खर्चा करके आ जाते हो। तो क्या होता है, क्या आपने पे किया है? नहीं, आपने क्या लिया? उधारी लिया है। अब बताओ कि आपने जिस अंकल से या जिस व्यापारी से वो चीजें खरीदी 30 रुपए का खर्चा करके, क्या वो आपके सामने जर्नल एंट्री पास करता है? क्या वो आपके सामने बुक कीपिंग करता है? क्या वो आपके सामने लिखता है कि X अकाउंट डेबिटेड टू Y अकाउंट, ऐसा कुछ करता है? वो कुछ लेडजर फॉर्मेट मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने करता है क्या? अगर कुछ करता होगा तो क्या करता होगा, एक कहीं से रफ पेपर उठा लेता है जिसमें कभी कभी वो कुछ आपको मिक्सचर और बिस्किट भी खाने के लिए दे देता होगा। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो क्या होता है, वो कहीं से भी एक पन्ना निकाल लेता है, उस पन्ने में क्या लिख देता है कि हरीश 3000 रुपए, सॉरी 30 रुपए, हरीश 30 रुपए, ठीक है। किस लिए 30 रुपए? क्योंकि कोई बुक और पेन मैंने उसे दिया। तो देखो क्या होता है कि उनका कोई तरीका नहीं होता, उनका कोई ढंग नहीं होता, उनका कोई वे नहीं होता है, कोई प्रोसीजर नहीं होता उनका कि किस तरह से हम लिखें, किस तरह से हम प्रेजेंट करें। बट एक बात याद रखना, उस तरह का रिकॉर्ड आपको कब तक काम आ सकता है? लुका पासुली का स्टोरी याद है? क्या हुआ था, उसने सही तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया था और फिर क्या किया था, उसे जिससे पैसे मिलने थे उसने उसी के बारे में लिखा, पर उसने उनके बारे में नहीं लिखा जिनको उन्हें पे करने थे। तो यही गलती किया ना, वहीं से तो डुअल एस्पेक्ट डबल एंट्री सिस्टम का निर्माण हुआ था, डबल हुआ था, यही से तो इवोल्यूशन हुआ था ना, ठीक है। तो वही बात होती है कि अगर आप सही तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे, सही तरीके से नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए कुछ नियम बनाए गए हैं, रूल्स, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस और कंसेप्ट, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, हम एक करके डिस्कस करेंगे। जो लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक रिवीजन के तौर पे है, क्योंकि जब हम आगे का कोर्स स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें ये अच्छे से समझना होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट ईयर कोर्स रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस बिफोर गोइंग और बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड ईयर कोर्स, ओके। सो प्लीज कीप इन माइंड व्हाई वी नीड दिस कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। So the first concept is business entity concept. क्या है कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब देखो नाम से कुछ कुछ पता चलता है, बिजनेस मतलब क्या होता है, वही ना जो व्यापार करना, एंटिटी मतलब किसी एक संस्था को समझाता है, और कॉन्सेप्ट मतलब पहले मैंने बताया, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्संस। क्या बोलता है? ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्संस, ठीक है। और ओनर इज ए नेचुरल पर्सन, बिजनेस इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। सो द पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ द ओनर डज नॉट अफेक्ट द रनिंग ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब यह है कि अगर इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, इस कॉन्सेप्ट के तहत अगर बिजनेस और ओनर दो अलग लोग हैं, तो ओनर के किसी भी व्यक्तिगत कारण के लिए अगर वो मर जाता है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई ना कोई उसका लीगल सक्सेसर, उसका कोई बेटा, भांजा, कोई भी आके बिजनेस को टेक ओवर करेगा या कंटिन्यू करेगा, पर बिजनेस बंद नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि किसी भी मालिक के व्यक्तिगत कारण के लिए उसका बिजनेस कभी भी ठप नहीं हो सकता। So this is what the concept actually speaks about, that owner and business are two different persons and the personal problems of the owner does not affect the running of the business. समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, तो अब सेकेंड कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। बट एक बात बताओ, सेकेंड कॉन्सेप्ट मैं तो लिख दूंगा, आपको बता दूंगा, पर एक बात बताओ, अगर इससे कुछ रिलेटेड नहीं हुआ वो कॉन्सेप्ट, तो फिर तो वो रूल हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू नो एवरी रूल इज इंटररिलेटेड, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, ओके, यू नो दैट। तो क्या होता है, अगर हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि अगला कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है ही नहीं। तो क्वेश्चन होता है हाँ या ना। तो आपके सवाल का आंसर है हाँ। क्या कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ेंगे वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। देखो इसमें मैंने एक सेकंड लाइन बोली थी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, क्या
that owner is a natural person, and you know natural person means natural by birth and natural death भी हो सकता है, but बिजनेस इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, तो बिजनेस का कभी नेचुरल डेथ हो ही नहीं सकता। क्या डेथ कभी हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन का? अभी एक बिल्डिंग ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये मार्कर एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये बोर्ड एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग आपको तो पता ही होगा। तो क्या ये मर सकते हैं? ये मर सकता है? ये बिल्डिंग मर सकता है? नो। तो आर्टिफिशियल पर्सन का कभी नेचुरल डेथ नहीं होता, तो बिजनेस का भी कोई नेचुरल डेथ नहीं होता। अब देखो जिन चीजों का, जिन आर्टिफिशियल्स का नेचुरल डेथ नहीं होता, प्राकृतिक अंत नहीं होता, तो क्या करते हैं? वो अनंत काल तक चलते हैं, इनफिनाइट टाइम। ओके, तो एक इन्फिनिटी टाइम तक वो चलता रहता है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट यही है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि आपका व्यापार, आपका बिजनेस एक इन्फिनिटी पीरियड तक चलेगा। उसको क्या बोलते हैं हम? इनडेफिनेट पीरियड। लेट मी राइट हियर। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है आपका? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपका बिजनेस एक इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा। क्यों इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा? बिकॉज आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको यह बताता है कि ओनर एंड बिजनेस आर टू डिस्टिंक्ट एंड टू डिफरेंट पर्संस, दे बोथ आर नॉट सेम। ये एक नेचुरल पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन का कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होता। क्या होता है? नेचुरल डेथ नहीं होता है, तो वो अनंत काल तक चलता है, इन्फिनिटी पीरियड तक, जिसको हमने अकाउंटिंग में एक नाम दिया है इनडेफिनेट पीरियड। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सिंस योर बिजनेस इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, इट रन्स फॉर ए इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। बस इतना ही है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बोला कि ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन एंड ओनर इज अ नेचुरल पर्सन, बिजनेस इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। उसी तरह से आर्टिफिशियल पर्सन का कभी अंत नहीं हो सकता जब तक आप खुद बिजनेस को बंद ना कर दो। तो इसीलिए हमने क्या बोला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार कि बिजनेस विल रन फॉर ए इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। कोई काउंट नहीं है उस पीरियड का कि कितना टाइम तक वो बिजनेस चलेगा। अगर ओनर मर जाता है तो उसका बेटा, उसका भांजा, उसका बहू, कोई भी आकर उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। अगर वो चाहे तो शट डाउन कर सकते हैं, पर चाहे तो चला भी सकते हैं। इसलिए उस आर्टिफिशियल पर्सन का कभी डेथ नहीं होता, कभी एंड नहीं होता। इसलिए क्या बोला गया कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार आपका व्यापार एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता है। इस कीवर्ड्स को याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि ऑल रूल्स आर इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एंड फॉलो होते रहते हैं। जैसे एक दूसरा कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जाहिर सी बात है कि तीसरा कॉन्सेप्ट भी दूसरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है एक दूसरे को फॉलो ही करते होंगे। अगर फॉलो नहीं करेंगे, इंटररिलेटेड नहीं होंगे, तो क्या अगर नियम अलग अलग होते हैं क्या एक सब्जेक्ट के लिए, एक ही चीज के लिए? आपको क्या लगता है कि अगर आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो और आपके क्लास में या आपकी कक्षा में 60 छात्र हैं, ठीक है, तो उन 60 छात्रों के लिए क्या अलग अलग कायदे और कानून बनाए जाते हैं, अलग अलग नियम बनाए जाते हैं? नो, एक ही होता है ना, ठीक है। तो उसी तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे नियम इंटररिलेटेड है। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? इससे रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड कैसा है? अब सिंपल सी बात है, बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस क्या बोलता है कि एनी लीगल एक्टिविटी कैरिड ऑन विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो व्यापार हम इसीलिए करते हैं कि हम कोई लाभ उठा सके। ठीक है, हानि तो होती रहती है, लाभ उठा सके। तो प्रॉफिट के लिए एक इकोनॉमिक माइंड में हम बिजनेस करते हैं। पर देखो, अभी अभी हमने जितना कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जो कि AICPA मींस अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, आपको पता ही, आपने अगर पढ़ा होगा तो उसने ये कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स फ्रेम किया हुआ है, जो हर बिजनेसमैन और हर बिजनेस, चाहे वो किसी भी माध्यम, किसी भी स्केल, किसी भी इन्वेस्टमेंट नेचर का हो, उसे ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं, अगर हमें लाभ चाहिए, तो हम उस प्रॉफिट को कैलकुलेशन कब करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने तो अभी बोला कि बिजनेस रन्स फॉर इंडेफिनिट पीरियड। बिजनेस रन्स फॉर इंडेफिनिट पीरियड मींस व्हेन वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। क्योंकि लॉस भी तो हो सकता है, अगर आप नया बिजनेस करो तो थोड़ी ना कि आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपका बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा। अब बताओ कि इस इंडेफिनिट पीरियड में अगर हम एक स्केल ऐसे ले लें कि ये आपका इंडेफिनिट पीरियड है, बात तो ये है कि इंडेफिनिट पीरियड का कोई मेजर नहीं है। मैं जस्ट एक उदाहरण के तौर पर बता दूं। सोच लो कि अगर ये इंडेफिनिट पीरियड है, ठीक है, तो इस इंडेफिनिट पीरियड के अंदर आप कब कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट को?
कब कैलकुलेट करोगे आपके फाइनेंशियल पोजीशन को, तो कोई टाइम फ्रेम तो होना चाहिए, उसी को समझाता है आपका अगला कॉन्सेप्ट। तो आपका अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या है उसका नाम? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखो, ये जो आपका इंडेफिनेट पीरियड है, इस इंडेफिनेट पीरियड को छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया जाता है। द एंटायर इंडेफिनेट लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लाइफ टाइम इंटरवल्स। दो स्मॉलर टाइम इंटरवल्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, रिपीट, क्या होता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने हमको बताया कि बिजनेस इंडेफिनेट पीरियड तक चलता है, पर इस इंडेफिनेट पीरियड में हम अपना इकोनॉमी कब कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट और लॉस कब कैलकुलेशन करेंगे। इसलिए अगले कॉन्सेप्ट के अनुसार, मतलब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है कि बिजनेस के उसी इंडेफिनेट पीरियड को छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया गया है। अब वो छोटे छोटे टाइम इंटरवल को हम क्या नाम देते हैं? अभी मैंने बोला, उसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर और असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये तीनों नाम है, आप इनमें से किसी भी नाम का यूज कर सकते हो। हम अकाउंटिंग में अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, अब टैक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कि असेसमेंट ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। तीनों का मतलब एक ही है, और ये हमारे कैलेंडर ईयर से थोड़ा अलग होता है। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अभी तो हर किसी को पता है, हर किसी के पास कैलेंडर है, हर किसी के पास फोन है। जब आप फोन निकालते हो तो आपको कैलेंडर पता चलता है कि नहीं? आप डेट सर्च करते हो ना, किसका बर्थडे कब है, कब विश करना है, आज क्या दिन है, आज मदर्स डे है, कल फादर्स डे है, कल चिल्ड्रंस डे है, परसों टीचर्स डे, हमें गिफ्ट खरीदना है, ये सब चीजें। तो आप कैलेंडर देखते हो तो उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। ठीक है, वो अकाउंटिंग ईयर नहीं होता। बिजनेस के लिए एक अलग ईयर है, उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग ईयर। और अगर जैसे कि मैंने बोला, इन द लैंग्वेज ऑफ टैक्स यू कॉल इट एज असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। जबकि हमारा कैलेंडर ईयर और अकाउंटिंग ईयर अगर सेम नहीं है, तो कैलेंडर ईयर तो हो गया जनवरी से दिसंबर, तो अकाउंटिंग ईयर कैसा होता होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ईयर भी 12 महीने का ही है, पर ये कैलेंडर ईयर से थोड़ा अलग है। कैसा होता है फाइनेंशियल ईयर? देखो, 1 अप्रैल ऑफ करेंट ईयर, मतलब 2 साल अभी चल रहा है, 1 अप्रैल ऑफ करेंट ईयर। तो ये कौन सा साल चल रहा है? 2020, जिसमें हम बहुत सारे नुकसान उठा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करें। तो मुझे इतना तो कंफर्म है कि मानव इतिहास में इस साल को कभी कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, तो छोड़ो, हम मुश्किलों के बारे में बात नहीं करेंगे। बी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव होना चाहिए। बाय द वे, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ बी पॉजिटिव। ओके, तो थिंक इज कि ये साल है 1 अप्रैल 2020। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2021। देखो, होता है कि नहीं? 12 मंथ्स होता है ना? आपको क्या लग रहा होगा कि 1 अप्रैल 2021? नो, 31 मार्च को ही आपका साल खत्म हो जाता है। 365 डेज। ओके, जैसे जनवरी 1 से 31 दिसंबर हुआ ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो आपका अकाउंटिंग ईयर और असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं? 1 अप्रैल ऑफ करेंट ईयर, मतलब ये साल, इस साल, टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर और सक्सीडिंग ईयर। ठीक है, तो अगले साल का 31 मार्च और इस साल का 1 अप्रैल, ये होता है आपका अकाउंटिंग ईयर। तो इस ईयर के एंड के तहत हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। ऐसे ही बिजनेस ईयर आगे भी चलेगा। अब देखो, ऐसे हो गया 21, अब ये हो गया 22, अब फिर से ये हो जाएगा 22, ये फिर से हो जाएगा 23। ऐसे ही चलता रहेगा अकाउंटिंग ईयर। और हर इस क्लोजिंग डेट में हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करेंगे, जो कि ये एंटायर टाइम पीरियड में हमने ट्रांजैक्शन के द्वारा कमाए होंगे, इनकम होगा, रेवेन्यू होगा। ठीक है, उसके अनुसार हम इन फाइनल ईयर और क्लोजिंग डेट्स में अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर के एंड के डेट में कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट या लॉस हमारे बिजनेस को होता है और फाइनेंशियल पोजीशन या आर्थिक स्थिति हमारे बिजनेस का क्या है। ठीक है, समझ में आया? तो इस डेट को हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे तभी तो हम टैक्स पे कर पाएंगे, क्योंकि आपको अभी पता है कि आपका नेशनल ड्यूटी है, नेशनल राइट है कि आप पे करो। राइट तो नहीं बोल सकते, नेशनल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे कि आपको आपकी कंट्री के गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, क्योंकि आपके गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दिया है कि आप अपने सोसाइटी में बिजनेस कर सको। तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप अपने कंट्री को कुछ टैक्स पे कर सको अपने रेवेन्यू से। ठीक है, ओके। तो फिर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं।
थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा तो क्लमजी लग ही रहा होगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या हुआ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्संस। ओनर इज ए नेचुरल पर्सन, बिजनेस इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। तो बिजनेस एक जबकि आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका कभी नेचुरल डेथ नहीं होता। एंड द पर्सनल प्रॉब्लम्स यानी कि जो आपके मालिक के या व्यापारी के जो व्यक्तिगत कारण होते हैं उसके वजह से कभी बिजनेस इफेक्ट नहीं होता। पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ द ओनर डज नॉट इफेक्ट द रनिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब इसके तहत क्या हुआ कि अगर बिजनेस का नेचुरल डेथ नहीं होता है तो कब तक वो चलता होगा, इंफिनिटी तक चलता है। अब उसी को क्या बोला, अगले कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या बोला कि ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल रन फॉर ए इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसका कोई नेचुरल डेथ है ही नहीं। ठीक है, तो इनडेफिनेट पीरियड या इनफिनिटी पीरियड जो भी बोल सकते हैं आप। अब क्या होता है कि हमने बिजनेस जब किया है तो नुकसान, फायदा, आर्थिक परिस्थिति, समस्या, ये तो सब हम देखना पड़ेगा, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। बिना कैलकुलेशन के तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस मीन तो कैलकुलेशन ही है, कमर्शियल बात ही ऐसी होती है। तो क्या होता है कि अगर इंडेफिनेट पीरियड है, इनफिनिटी पीरियड है, तो हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस, लाभ या नुकसान कब कैलकुलेट करेंगे, कब एनालाइज करेंगे, तो उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ने क्या बोला आपको, इसने यही बोला कि आपका जो इंडेफिनेट पीरियड है बिजनेस का, उसको हमने छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। उन छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स को हमने क्या नाम दे दिया, अकाउंटिंग ईयर और असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। और अगेन वो अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर आपका कैसा होता है, इस साल के 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक। ठीक है, तो 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर टू द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दैट इज व्हाट द असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर मींस। ठीक है, एंड वो ईयर कैसे कंटिन्यू होता है मैंने आपको डेट के द्वारा भी आपको समझा दिया है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब यह होता है कि हम बिजनेस में तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, यही बोलते हैं ना। तो क्या होता है, अब इस कॉन्सेप्ट को रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, उस कॉन्सेप्ट का नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, आपने हाल ही में तो नहीं, बहुत साल पहले एक बहुत ही मशहूर गाना सुना होगा, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया है, सुना है कि नहीं। ठीक है, तो ये वो साड़ी का फॉल तो मैच नहीं है। तो ये क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको एक उदाहरण दे दूं कि सोचो कि आपने एक साल के अंदर आपका टोटल इनकम और रेवेन्यू होता है 20,000। ठीक है, कितना होता है 20,000। सोचो कि आपने छोटा सा एक दुकान डाला हुआ है, आपका टोटल इनकम होता है 20,000 सालाना। ठीक है, और उसी सालाना आपका टोटल खर्चा होता है, सारे खर्चे मिला के आपके टोटल खर्चे होते हैं 18,000 रुपए। क्या बोला मैंने, आपका टोटल इनकम है सालाना 20,000 रुपए एंड द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर अमाउंटेड टू 18,000। तो आप बता सकते हो आपको नुकसान हुआ या फायदा, बता सकते हो। अरे यार इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर मुझे 20,000 का आय हो रहा है, मतलब मुझे मिल रहा है, और खर्चा हो रहा है 18,000 का, तो ऑब्वियसली मेरे लिए मुनाफा ही हुआ ना। कैसे, 2,000 का। सिंपल सी बात है, इतना तो प्रॉफिट और लॉस हम अपने मैथ्स में पढ़े ही हैं। और प्रॉफिट और लॉस मैथ्स क्या है, ये तो आप किसी अनपढ़ बिजनेस वाले को भी पूछ सकते हो कि आप तुमको 20,000 मिला और तुम्हारे हाथ से गया 18,000, तो तुम्हारे पास बचा कितना, तुम्हारा नुकसान हुआ या फायदा। अरे फायदा हुआ 2,000 का, पर वो चीज तो वो भी बोल सकता है। तो हम क्या वैसे ही बोलेंगे, नहीं, हमको अकाउंटिंग में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, एक स्पेसिमेन तैयार करना पड़ेगा कि किस तरह से ऐसा हुआ। याद रखो, बुक कीपिंग में क्या बोला था कि आपको हर चीज रिकॉर्ड करना है, हर चीज लिखित आकार में रखना है, बिकॉज एनीथिंग विच इज इन नॉट रिटन फॉर्म कैन नॉट बी रिटाइड फॉर योर फ्यूचर यूज एंड कैन नॉट सर्व एज योर एविडेंस ऑल्सो, कि कोई आपका प्रूफ भी नहीं सकता अगर आपका कुछ रिटर्न में ना हो। ठीक है, तो क्या होता है, हमको लिखित आकार में रखना पड़ेगा, एक फॉर्मेट, एक स्पेसिमेन के जरिए। तो हम वो प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं आपको एक छोटे से फॉर्मेट में दिखाऊंगा। सोचो कि ये एक फॉर्मेट है, ये क्या है, एक फॉर्मेट है। अब देखो मैथ्स में तो हम ऐसे आराम से लिख देते हैं कि प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो क्या होता है, 20,000
माइनस 18,000, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ 2,000। ये तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में कर सकते हो, पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल रिटर्न, मैथमेटिकल फॉर्मेट एंड अकाउंटिंग के फॉर्मेट में बहुत अंतर होता है। अकाउंटिंग फॉर्मेट बहुत अलग होता है। देखो इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, इसमें आपने क्या किया, सिर्फ एक क्वेश्चन का, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया हुआ है। यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट किस तरह के, किन किन बुक्स के लिए होते हैं, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट रिकॉर्ड्स के लिए डिफरेंट फॉर्मेट है। मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट बस बताता हूँ कि अकाउंटिंग में प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखना। सोचो कि ये एक फॉर्मेट है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है। अब इस रेक्टेंगुलर फॉर्मेट को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्या किया, डिवाइड कर दिया। सोचो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ आइटम्स रख देता हूं। अब देखो मुझे क्या डिटरमाइन करना है, प्रॉफिट या लॉस। अब ये प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करने के लिए मुझे दो ही चीजों की तो आवश्यकता है, टू ही फैक्टर्स चाहिए। व्हाट आर दोस टू फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ योर बिजनेस? दोस टू फैक्टर्स आर एक्सपेंसेस एंड इनकम, जिसको आप अपने मैथ्स में बोलते हो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ओके, तो मैं बस वही दो चीजें यहाँ पे लेता हूँ। सोचो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया एक सालाना आपका जितना भी खर्चा है, ठीक है, और राइट हैंड साइड मैंने ले लिया आपका सालाना जितना भी इनकम है। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे लिखते हैं। मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट बता रहा हूं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं। ये जस्ट जनरल फॉर्मेट है कि मैथ से अकाउंटिंग कैसे और कितना अलग होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस के तौर पे हम ले लेते हैं आपका परचेज, ठीक है, देन आपका सैलरी, आपका रेंट, आपका डेप्रिसिएशन, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे खर्च होते हैं। इनकम के तौर पे हम ले लेते हैं आपका सेल्स, ठीक है, देन होता है आपका इनकम, डिविडेंड्स। डिविडेंड्स का मतलब आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, डिविडेंड्स का मतलब होता है जो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उसके ऊपर आपको कुछ रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न को बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, अगर आपके बैंक में कुछ पैसे हैं तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता होगा। ठीक है, अगर आपने सेल्स कुछ अधिक किया है तो आपको कमीशन भी मिलता होगा आपके प्रोडक्ट के ओनर से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कमीशन। अब सोचो कि इसका टोटल आता है 18,000। ठीक है, इसका टोटल आता है 18,000, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में बताया। तो सोचो कि आपका सालाना टोटल खर्चा होता है 18,000 रुपए। ठीक है, अब जूम करके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इनकम होता है आपका सालाना टोटल 20,000। तो आप अच्छे से देख सकते हो कि आपका नुकसान हो रहा है या फायदा। क्या होता है आपका, फायदा हो रहा है। तो आपका फायदा कितना होता है 2,000 रुपए, जो कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी देख सकते हो। पर अब एक चीज बताओ, मैचिंग कॉन्सेप्ट ने बोला, क्या मैच करने को बोला, हमने तो ये डिस्कस ही नहीं किया। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर और एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर द ग्रॉस टोटल ऑफ एक्सपेंसेस मैच विद द ग्रॉस टोटल ऑफ रेवेन्यूज ऑन ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोलता है, फिर से रिपीट करता हूं। According to matching concept, at the end of an accounting year, the gross total of expenses are matched with the gross total of income or revenue earned during the year. तो टोटल खर्चा और टोटल इनकम को हमें मैच करना है। तो अब देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट को मैं इफेक्ट में लाता हूं, अब जरा गौर से देखना। तो आपका खर्चा टोटल कितना हो गया 18,000, आपका इनकम टोटल कितना है 20,000। तो इसको हम मैच कैसे करेंगे? अब देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन दोनों में से ज्यादा और बड़ा अमाउंट कौन सा है, 18,000 या 20,000? जाहिर सी बात है 20,000। तो आपका बड़ा अमाउंट क्या है 20,000। तो जैसे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ने बोला कि आपको मैच करना है, तो मैं दोनों साइड 20,000 लिख देता हूं। ठीक है, और ये गलत है कि सही है मैं आपको अभी प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया क्या 20,000। ठीक है, तो ये आपका 20,000 दोनों साइड हो गया। अब देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार एक्सपेंसेस का ग्रॉस टोटल और इनकम का ग्रॉस टोटल मैच हो गया ना। अब ये सही कैसे वो भी बताऊंगा। देखो पहले समझ लो कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ने बोला एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर और द एंड ऑफ एन फाइनेंशियल ईयर द ग्रॉस टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द ग्रॉस टोटल ऑफ इनकम और रेवेन्यूज अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो मैंने बस लिख दिया और टोटल डाल दिया, पर इधर आपको पता है कि आपका टोटल है 18,000 और इधर आपका टोटल है 20,000, पर मैंने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके दोनों तरफ 20,000 लिख दिया। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई कि इधर तो डेफिसिट है, इधर तो कम अमाउंट है, फिर कैसे होगा? तो अभी हम यहाँ आपको लिख के दिखाएंगे कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। कैसे लिखेंगे? यहाँ का टोटल कितना आ रहा था 18,000। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि प्रॉफिट ऑन
कितना 2000। बताओ स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, ये टोटल आपका 20,000 होता है या नहीं? होता है ना? यही डिफरेंस है अकाउंटिंग और मैथ्स में। ठीक है, एक पर्टिकुलर मैंने फॉर्मेट आपको बताया, ये एक रफ फॉर्मेट ही है। एक तरफ मैंने ले लिया खर्चा, एक तरफ मैंने ले लिया इनकम। खर्चे का टोटल क्या होता है सालाना? 18,000। इनकम सालाना कितना होता है टोटल? 20,000। ठीक है, तो ये टोटल मैंने यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार दोनों जगह पे 20,000 डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस टाइप पे 2,000 कम था, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? प्रॉफिट 2,000। ठीक है, तो वाह, अब ये 20,000 दोनों साइड होता है, सही है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, तो देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या बोला कि ग्रॉस टोटल ऑफ एक्सपेंसेस मैच विद द ग्रॉस टोटल ऑफ इनकम। तो मैच भी हो गया। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया। अब अगर लॉस होगा तो इसके ऑपोजिट साइड में जाएगा। सोच लो इसका उल्टा, अगर आपका खर्चा है 20,000 और आपका इनकम है 18,000, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं क्या करूंगा? इधर भी 20,000 डाल दूंगा, और जबकि इधर कम है तो इधर में क्या लिखूंगा? लॉस इनकर्ड, कितना? 2,000। तो ये टोटल 20,000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अकाउंटिंग के फॉर्मेट प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, और आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, बाकी के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में अगेन डिस्कस करेंगे। तो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमको अच्छे से पता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर के नहीं होंगे तो हम नहीं लिख सकते, मतलब अगर उसमें कुछ पैसे मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व ना हो तो वही मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में रहता है। जबकि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑल दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। मतलब सिंपल सी बात है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है आपके बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन है, अगर उनको आप फाइनेंशियल कैरेक्टर में तोल सकते हो, नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, या फिर उनमें कुछ मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शन को भी आप बुक में लिखोगे। अब देखो ओनर का डेथ हो गया, मैनेजर नया ज्वाइन किया, एम्प्लॉय को खाने को नहीं मिला कैंटीन में, ये सारे इंफॉर्मेशन तो है पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो क्या मतलब होता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार हम बिजनेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिखेंगे जिनको हम फाइनेंशियल कैरेक्टर में मेजर कर सकते हैं या फिर मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जिसको हम सोचते हैं कि फाइनेंशियल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होता है, उन चीजों को बोलते हैं हम इवेंट्स। क्या बोलते हैं हम? इवेंट्स। वो ट्रांजेक्शंस नहीं होते, उनको हम नहीं लिखेंगे। जैसे कि मैंने बोला ओनर का डेथ हो गया, मैनेजर नया ज्वाइन किया, एम्प्लॉय को खाने को नहीं मिला, वर्कर्स नहीं आए, आज छुट्टी पर है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है बट फाइनेंशियल कैरेक्टर के नहीं है, तो इसलिए उनको नाम दिया गया इवेंट्स। और जो ट्रांजेक्शन आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं उसको बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का इतना कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है जो कि हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको शिकायत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।